सबसे ज्यादा होती है, उसका एक तरीका है जिसको हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज दुनिया में सबसे तेजी से फैलने वाले बीमारियों से में एक है, और ये कोई दवाई, हॉस्पिटल या डॉक्टर इसको खत्म नहीं कर सकती। इसमें हर एक इंसान को इन बीमारियों के बारे में सीखना होगा और खुद को अवेयर करना होगा, ताकि उसको प्रिवेंट कर पाए। सो एनएफएल प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। इसके बहुत सारे प्रोग्राम्स अभी हाल ही में हमने फिजिकली भी किया। कल इसका एक सेशन हमने नागपुर में भी किया। सो एनएफएल प्रोग्राम हमारा फाउंडेशन प्रोग्राम है, जिससे हम लोगों को एस्ट्रोने का कॉन्सेप्ट और प्रोडक्ट दिखाते हैं। सो इस सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। सबसे पहले इंसान की जो इवोल्यूशन हुई है यहाँ तक, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। इवोल्यूशन ये कहती है कि एप से इंसान बने, गुफा से लेकर यहाँ तक, और इसके पीछे सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा इंसान का इमेजिनेशन, उसकी ब्रेन की कैपेसिटी और इसकी याददाश्त। तो इंसान ने एक बेहतर फ्यूचर का इमेजिनेशन किया, एक अच्छा भविष्य देखा, एक अच्छा समाज व्यवस्था देखा, और अकॉर्डिंगली उस पर काम किया। और जो भी उन्होंने किया, किसी न किसी तरीके से चीजों को रिकॉर्ड करता गया। आप देखोगे पुराने जमाने में गुफा में बहुत कुछ लिखा होता था। सो लोगों ने अपनी अचीवमेंट्स को, अपने एक्सपीरियंस को हमेशा रिकॉर्ड किया और अगली पीढ़ी तक पहुंचाई है। बट इनडायरेक्टली हमारे डीएनए में भी आ जाती है। इवोल्यूशन का मतलब है हमारी ग्रोथ, हमारी डेवलपमेंट। लेकिन आज के टाइम में एक डेंजरस इवोल्यूशन हो रही है, हमारे लाइफस्टाइल के कारण, हमारे फूड हैबिट्स के कारण, हमारे बैड प्रैक्टिसेस के कारण हम इस तरह से इवॉल्व हो रहे हैं कि ओबेसिटी, बीमारी, मोटापा और बहुत सारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो रही है। हमारी पूरी जो जीवन शैली है उससे एक्सरसाइज गायब हो गई है, फिजिकल एक्टिविटी गायब हो गई है, लेकिन खाना पीना कम नहीं हुआ। उससे बढ़ के खाना पीना ज्यादा हो गया, फास्ट फूड, जंक फूड, और धीरे धीरे हम मोटापा, ओबेसिटी और बहुत सारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के शिकार हो रहे हैं। ये जो इवोल्यूशन है, इवोल्यूशन नेचुरल प्रोसेस है। आपने धरती में जितने भी जगह देखो होंगे, 20 साल पहले जैसा था आज के टाइम में अलग है। हर चीज इवॉल्व होती है। एक एग्जांपल लेते हैं। आम की छोटा सा गुठली से, बीज से बहुत बड़ा आम का पौधा बनता है। इंसानों में भी सेम होता है। एक सेल से 70-80 किलो का इंसान बन जाता है। आम की एक सेल में बहुत सारे एक सीड में बहुत सारे सेल्स होते हैं। इंसान एक सेल से शुरू होकर 60 से 70 लाख करोड़ सेल्स का शरीर बनता है। जब हम एडल्ट बन जाते हैं 70-80 किलो का, ये सेल से टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से डिफरेंट सिस्टम बनते हैं, और पूरा शरीर बनता है। प्लांट्स में भी, बाकी जानवरों में भी, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में इसी तरीके से विकास होती है, इसी तरीके से ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है। अब ये जो ग्रोथ है, ये नेचुरल ग्रोथ है। लेकिन इस ग्रोथ में गड़बड़ी तब होती है जब हमारा लाइफस्टाइल बदल जाती है। हमारे फूड हैबिट्स, हमारे आदतें, हमारे एनवायरनमेंट, हमारे सराउंडिंग्स, हमारे वे ऑफ लिविंग जब बदल जाती है, तो इस ग्रोथ में एक धीरे धीरे शुरू होती है। उसको आप इवोल्यूशन कह सकते हैं। डार्विन का थ्योरी कहते हैं जिराफ जो सबसे लंबे जीव है, वो पैदा से ही, शुरुआत से इतने लंबे नहीं होते थे। उसने खाने की तलाश में, जिसको हम सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहते हैं, नीचे के लेवल के सारे पत्ते खत्म हो गए, तो उसने थोड़ा सा अपने नेक को ऊंचा करके पत्तों को खाना शुरू किया। और एक छोटा सा बदलाव हजारों सालों में धीरे 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 फाइनली बहुत लंबे गले वाले जिराफ की इवोल्यूशन की। सो इवोल्यूशन और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये पैटर्न है लाइफ का। जैसे आप देखोगे, आम का एक छोटा सा बीज से पूरा पौधा बनता है। उसके लिए धूप चाहिए, पानी चाहिए, और जमीन में मौजूद मिनरल्स चाहिए। इंसानों की ग्रोथ ग्रोथ में भी हर सेल को रोजाना बहुत सारा न्यूट्रिशन चाहिए। सो न्यूट्रिशन से ही एक छोटा सा जीव बड़ा होता है, एक छोटा से सेल से एक बहुत बड़ा ऑर्गेनिज्म बनता है। और ये जो विकास की क्रम है, ये जो ग्रोथ का क्रम है,
ये धीरे धीरे सदियों तक, हजारों सालों तक सेम जैसी होती रहती है, जब तक हम उस ग्रोथ के पैटर्न में डिस्टरबेंसेस ना करें। ये जो न्यूट्रिशन की हमने बात की, इसमें तीन तरह का न्यूट्रिशन सबसे ज्यादा जरूरी है। एक है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो आप सब जानते हैं, वो चीजें जो हम ज्यादा मात्रा में लेते हैं। हम राइस, रोटी, जिसको कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, फिर प्रोटीन्स और फैट, ये है मैक्रो न्यूट्रिएंट। कुछ न्यूट्रिशन हमें कम मात्रा में चाहिए, विटामिन और मिनरल्स, जो फ्रूट, सलाद, वेजिटेबल्स में मिलते हैं। कुछ और भी न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, जिसको हम एंटीऑक्सीडेंट, प्रोबायोटिक्स या फिर वाटर भी कह सकते हैं, पानी। पानी न्यूट्रिशन के लिस्ट का हिस्सा है, अक्सर हम इसको नजरअंदाज करते हैं। सबसे पहले हमने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट देखा। हम कुछ साल पीछे जाते हैं, अब 20-30 साल पीछे चले जाओ। उस वक्त का खाना कैसा होता था? बर्तन भी नेचुरल होती थी, आज के बर्तन प्लास्टिक हो गए, सिंथेटिक हो गए। उस वक्त नेचुरल मेटल, स्टील का हो, सिल्वर का हो, एल्यूमिनियम का हो, किसी कॉपर एलॉय का हो, ब्रास का हो, ब्रॉन्ज का हो, उस तरह का नेचुरल बर्तन होता था। उसमें हम पूरे होल ग्रेन का खाना बना के खाते थे, होल ग्रेन, पॉलिश नहीं था। हम सीजनल चीजों को ही खाते थे। मिल्क प्रोडक्ट्स में प्यूरिटी थी, उसमें कोई मिलावट नहीं थी। खिचड़ी, डालिया, इस तरह की नेचुरल फूड को मिक्स करके हम खाते थे। ज्यादा प्रोसेसिंग, ज्यादा कुकिंग, इस तरह का कोई भी अनहेल्दी प्रैक्टिस नहीं होती थी। आज के टाइम में जरा देखते हैं, व्हाइट शुगर, कोल्ड ड्रिंक्स एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स, मैदा, बर्गर। और मुझे लगता है कि इंडिया में कोई भी ऐसा सिटी नहीं होगा जहां पे जोमेटो, स्विगी जैसे ऑनलाइन फूड डिलीवरी सिस्टम नहीं होंगे। पहले जमाने में लोग खाना खाने के लिए भी मेहनत करते थे, उस खाने को रेडी करने में बहुत मेहनत लगता था। आज आप अपने घर में जो भी सब्जी उगा होगा, वहां से तोड़ के लाओ, धो, पकाओ, खाओ। लेकिन आज आपके मोबाइल के 2 क्लिक पे आप तक रेडीमेड खाना पहुंच जाती है। सो आज का खाना ही बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, जहाँ पॉलिश्ड, रिफाइंड, प्रोसेस्ड फूड बहुत ज्यादा होता है, इसके कारण बीमारियां होती है। कार्बोहाइड्रेट में एक बदलाव आया कि पहले हम होल ग्रेन लेते थे, उसको पॉलिश नहीं करते थे। सो पहले जमाने में जो हम कार्बोहाइड्रेट लेते थे, उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू ज्यादा होती थी, उसमें ग्लूकोज की मात्रा कॉम्परेटिवली कम होता था। आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। बासी खाना शायद हम सब ने अपने बचपन में खाए होंगे। आपने खाना बचा के, रात का खाना बच गया, अगले दिन सुबह हम खाते थे, बहुत बार आप उसमें पानी डालते थे। लेकिन सर्दियों में पानी नहीं डालते थे, आप ऐसे ढक के रखो, तो अगले दिन आप खाना खाते थे। कोई भी कार्बोहाइड्रेट जब एक रात आप रख देते हो और थोड़ा ठंडा रहता है, चाहे आपने फ्रिज में भी रखा क्यों ना होगा, उस खाने की पोर्शन में अगले दिन में कार्बोहाइड्रेट की वैल्यू और भी कम हो जाती है, यानी आपकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स को नुकसान नहीं करेगा। सो पुराने जमाने के जो भी हमारे जीवन शैली थी, जिंदगी जीने का, खाना खाने का जो प्रोसेस था, नेचुरल था, उससे आपके बॉडी में कार्बोहाइड्रेट कम आता था, न्यूट्रिशन ज्यादा आता था, फाइबर से ज्यादा आते थे, आपके पास न्यूट्रिशन रिच फ्रूट्स एंड वेजिटेबल होता था। आज के टाइम में कार्बोहाइड्रेट में पॉलिश्ड कार्बोहाइड्रेट आ गया। पॉलिश्ड और प्रोसेसिंग के कारण उसमें बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स एंड टॉक्सिन्स बोल सकते हैं। न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो गया, ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब उसमें, उससे ग्लूकोज ज्यादा बनेगा। सो सारे जो पैक्ड और प्रोसेस्ड और जो बेकरी आइटम्स होते हैं, सारे प्रोसेस्ड है, पॉलिश्ड है, इससे हमें नुकसान होती है। फैट के मामले में हम ये मानते थे, जनरली लोग मानते ये थे कि ज्यादा फैट फैट खाने से हार्ट अटैक्स होंगे, इससे आप मोटे हो जाओगे, और कम फैट लेने से आप हेल्दी हो जाओगे। ये बस एक मिथ है। सच्चाई ये है कि हमारा ना शरीर में एक बहुत बड़ा परसेंटेज में फैट रहता है। ब्रेन का 60% फैट है, बहुत सारे हॉर्मोन्स और विटामिन फैट है। हमारे सेल का जो मेम्ब्रेन है वो फैट से बना है। बहुत सारे विटामिन फैटी फूड के साथ ही बॉडी में एब्जॉर्ब होगा, जैसे ADE, NK। फैट हमारे बॉडी में इंसुलेशन का काम करती है, आपकी बॉडी की गर्मी को बाहर जाने नहीं देता, और बाहर की सर्दी गर्मी को अंदर आने नहीं देता। साथ में ऑर्गन्स के चारों तरफ इसका एक कुशन भी होता है, जिससे प्रोटेक्शन होती है। ब्रेन में, स्किन्स के नीचे में
बहुत सारे एसेंशियल ऑर्गन्स में फैट होते हैं, और ब्रेन की जो फैट्स है उससे ब्रेन के फंक्शंस, मेमोरी अच्छा रहता है। डाइटरी फैट और एक है कन्वर्टेड फैट। पहले जमाने के जो खाना होता था उसमें हमेशा डाइटरी फैट होता था। आप रोजाना दूध पीते थे एक अच्छे सोर्स से, और नेचुरल होता था, वो कोई मिलावट नहीं होती थी। वो डाइटरी फैट है, यानी उस दूध में आपको बहुत अच्छा फैट मिलता था। आप घर में या आसपास से सरसों लेके मिल में जाके उसका ऑयल बना के लेते थे, उस ऑयल में बहुत अच्छा फैट होता था। आप जो भी वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन फूड लेते थे, आपके घर में दही होता था, आप लोकल फूड, लोकल नॉन वेजिटेरियन फूड लेते थे, उसमें आपको हेल्दी फैट मिलता था। आप सीजनल फ्रूट्स लेते थे, सो सारे फैट हेल्दी थे और डाइटरी थे, यानी आपने सिर्फ खाने से लिया। सो डाइटरी फैट का मतलब है जो फैट आपके खाने से आता है। और ये किसी भी पौधे में सिर्फ फैट नहीं लगता है, किसी फ्रूट में होगा, किसी के लिप्स में होंगे, किसी के वेजिटेबल्स में होगा। तो फैट अकेला नहीं आता था, उसके साथ दूसरे विटामिन, मिनरल्स, बाकी चीजें भी आती थी। जो डाइटरी फैट है वो आपको बॉडी के फैट से बनने वाले हर चीज में मदद करेगी, हॉर्मोन्स, विटामिन, एनर्जी, एक्सेट्रा। जो कन्वर्टेड फैट है, कन्वर्टेड फैट से एग्जांपल, आज के टाइम में हम फैट ज्यादा लेते हैं। सुबह से लेकर शाम तक आपके खाने में हमेशा फैट ज्यादा होता है। उसके ऊपर आपने खाने के साथ कोई नॉन वेजिटेरियन फूड ले, उसमें भी फैट होगा। कुकर में ज्यादा ऑयल यूज किया, उसमें भी फैट होगा। उसके ऊपर से आपने कार्बोहाइड्रेट भी ज्यादा लिया। बॉडी को जितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए उतना इस्तेमाल होने के बाद जो एक्सेस रहेगा वो फैट में कन्वर्ट होके बॉडी में स्टोर होगा। और ये आज के जमाने में सबसे ज्यादा होता है। हमारा फिजिकल एक्टिविटी कम हो गया, फूड इंटेक ज्यादा हो गया, तो हर रोज ये फैट कन्वर्ट होके स्टोर होती है। ये विसरल फैट में कन्वर्ट होगी जो ऑर्गन के चारों तरफ होती है। और ये थोड़ा ज्यादा हो जाए तो ये उस ऑर्गन के अंदर जाके उस ऑर्गन को कमजोर करेगा। ये पहले मान लेते हैं कि 30 साल पहले का हेल्दी बॉडी होता था, लेकिन अभी हमने उसमें खाना ज्यादा डाला, प्रोसेस फूड ज्यादा डाले, फैट ज्यादा डाला, और एक्सेस फैट बॉडी के हर एक हिस्से में जमा होने लगा और वो धीरे धीरे ऑर्गन के अंदर चला जाएगा। गुड फैट में न्यूट्रिशन ज्यादा होती है, उसमें बैड कोलेस्ट्रॉल कम होता है, ट्रांस फैट कम होता है, बैड फैटी एसिड कम होता है। गुड फैट हार्ट के लिए अच्छा है, ब्रेन के लिए अच्छा, ओवरऑल बॉडी के लिए अच्छा है। और ये आपको कहाँ मिलेगा? नेचुरल फॉर्म में मिलेंगे, फ्रूट्स एंड नट्स, सी फूड में मिलेगा, बादाम में मिलेगा, ऑलिव ऑयल में मिलेगा, एक्सेट्रा। बैड फैट कौन सा है? जो आपके बॉडी में जाके स्टोर हो जाएगा, जिसमें न्यूट्रिशन वैल्यू बिल्कुल कम है, कैलोरी वैल्यू बहुत ज्यादा है, जिसमें ट्रांस फैट ज्यादा है, जिसमें फ्री फैटी एसिड ज्यादा है, जो आपको नुकसान कर सकता है। एक अच्छा फैट को भी आप बड़े आसानी से खराब कर सकते हो। आपने कोई अच्छा कुकिंग ऑयल लेके आया, आप जब उस ऑयल को बहुत हीट करके उसमें कुछ चीजें आप फ्राई करते हो, तो वो फ्राई फूड के साथ जो फैट आपके अंदर जा रहा है, इट्स इट्स लाइक ए पॉइजन। तो फ्राई में जो फैट होती है वो बहुत खतरनाक होती है, इसीलिए कम से कम हीट में और खाना पकाए। आप घी को भी जब बहुत हीट करोगे वो भी आपको नुकसान देगा। तो इसीलिए लास्ट में ऊपर से घी या फिर बटर आप डालें तो आपको नुकसान नहीं करेगा, लेकिन उसको डीप फ्राई करेंगे तो वो बहुत पॉइजन जैसा नुकसान दे सकता है आपके बॉडी को। हम सबके पास या हमारे घरों में अवेलेबल है घी। हम सबके घर में घी होता है, बटर होता है। आप चाहो तो रोटी के ऊपर में घी लगा सकते हैं। आप खाने में एक्स्ट्रा घी, हमने बचपन में खाया है, कोई भी साग सब्जी उसके साथ हमारे पेरेंट्स बोलते थे इसमें थोड़ा घी लो, एक्स्ट्रा करके मिक्स करके खाओ, और उसका बहुत अच्छा स्वाद भी आता था। आज हम क्या करते हैं, अपने रोटी को आपके पैन के ऊपर में, गरम पैन के ऊपर में अपने रोटी पराठे डाले, उसके ऊपर में अपने घी लगाया, फ्राई किया, काला काला धुआं आता है। वो इट्स लाइक ए पॉइजन। सो अच्छा फैट हमारे पास था, लेकिन हमने उसको चेंज करके फिर हमने उसको खाया। सो ये बहुत डेंजरस है, और ये हार्ट को सबसे जल्दी और ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। प्रोटीन के मामले में हमें लगता था प्रोटीन बॉडी बनाने का काम आती है, प्रोटीन स्पोर्ट्स पर्सन को लेना चाहिए, एथलेट्स को लेना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा शरीर का ज्यादातर चीज प्रोटीन से बनी है। स्किन,
कोलाजन और केराटिन से बना है, हेयर्स केराटिन से बना है, नाखून केराटिन से बना है, बोन एंड लिगामेंट वो कोलाजन और इलास्टिन से बना है, रेड ब्लड सेल में हेमोग्लोबिन होता है वो भी प्रोटीन है, एंजाइम्स ज्यादातर प्रोटीन है, एंटीबॉडीज इम्यूनोग्लोबुलिन सारा प्रोटीन है, मसल में एक्टिन और मायोसिन वो भी प्रोटीन है। सो इंसान के शरीर का ज्यादातर चीजें ही प्रोटीन है, आपके सारे ऑर्गन्स प्रोटीन से बना है। सो प्रोटीन हमारा बेसिक डेली रिक्वायरमेंट है, रोज हमें प्रोटीन चाहिए। रोज एक सर्टेन अमाउंट का प्रोटीन जब तक हमारे बॉडी में नहीं आएगी ये सारी चीजें सही से नहीं बन सकती। सो प्रोटीन हमारा बॉडी का डेली बेसिक नीड है, लेकिन हमें लगता है एक्स्ट्रा प्रोटीन सिर्फ बॉडी बिल्डर स्पोर्ट्स पर्सन को चाहिए। एक एवरेज एडल्ट को, इस हिसाब को थोड़ा सिंपल रखते हैं ताकि आपको आसानी से याद हो। एवरेज एडल्ट को 0.8 ग्राम चाहिए पर केजी बॉडी वेट। आप इसको ऐसे मान लो, जितना आपका वजन है उसका 80% ग्राम प्रोटीन आपको रोजाना चाहिए। अगर आप 100 किलो का है, एडल्ट की बात करें जो 18 साल के ऊपर में है, एक 20 साल का नौजवान उम्र जिसका वजन 60 केजी है, उसका 80%, 60 × 8 48, 60 केजी के नौजवान को 48 ग्राम ऑफ प्रोटीन चाहिए। अगर आपको ये कैलकुलेशन याद नहीं रहेगा तो आप 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से याद रखो। जितना केजी आपका वजन है उतना ग्राम आपको रोजाना प्रोटीन चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान ये थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे आपकी जितना नॉर्मल रिक्वायरमेंट है, जैसे मैंने कहा कोई 20 साल की उम्र की महिला है, 25 साल की उम्र की महिला है, उनका वजन है 60 केजी, तो उनको लगता था 80% यानी 48 ग्राम ऑफ प्रोटीन चाहिए, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान अप टू 20 ग्राम एड ऑन प्रोटीन उनको लग सकता है। जो स्पोर्ट्स पर्सन है, एथलेट्स है, उनको पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से 1 से 1.5 ग्राम प्रोटीन रोजाना लग सकता है। यानी अगर आपने रोजाना दाल लिया, दूध लिया, अंडे लिए, सोयाबीन लिया, हर बार अच्छे प्रोटीन हर बार आपने खाने में ऐड किया, तब जाके आपका ये रिक्वायरमेंट पूरा हो सकता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हम खाने को टेस्ट के हिसाब से और पेट भरने के हिसाब से लेते हैं। तो ऑन एन एवरेज लोग 20% 25% कार्बोहाइड्रेट रोजाना ज्यादा लेते हैं और 15% प्रोटीन रोजाना कम लेते हैं। इसीलिए आपको हमारी बॉडी की कॉमन प्रॉब्लम, स्किन की, हेयर्स की, डाइजेशन की, हार्मोन्स की, एंजाइम्स की, रेगुलर आपको मिलेंगे। कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लेने के कारण फैट और ओबेसिटी आपको कॉमन मिलेंगे। अब इतना प्रोटीन आप कैसे पता करोगे कि फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा है? एक एवरेज साइज का रोटी जो हम रोजाना खाते हैं उसमें 3 ग्राम प्रोटीन होता है। यानी अगर आपका वजन 70 किलो है और 80% ग्राम प्रोटीन चाहिए तो 56 ग्राम प्रोटीन चाहिए। एक रोटी के हिसाब से आपको 20 रोटी खाने पड़ेंगे, तब जाकर आपका डेली का प्रोटीन फुल होगा। क्या हम ऐसा खाते हैं? बिल्कुल नहीं। अगर आप अंडे से लेना चाहते हैं तो अंडे में प्रोटीन ज्यादा है, एक अंडे में 6 ग्राम प्रोटीन होता है। तो ऑलमोस्ट 60 ग्राम प्रोटीन लेने के लिए आपको 10 अंडे खाने होंगे, हम वो भी नहीं लेते हैं। अगर आप ये रिक्वायरमेंट दूध से पूरा करना चाहते हैं, वो आसान है। 1 लीटर दूध में करीब 32 से 34 ग्राम प्रोटीन होता है। यानी आपको रोजाना 1.5 से 2 लीटर दूध पीना होगा, वो भी हम इतना नहीं पी सकते। इसका मतलब है जिन सोर्सेज से हमें प्रोटीन मिलती है, सारे सोर्सेज को हम रोजाना जितना लेते हैं उससे हमारा प्रोटीन की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रहा है। यानी हमें एक्स्ट्रा प्रोटीन किसी और जगह से लेना पड़ेगा। अब हमने 3 चीजों के बारे में बात किया, कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। फ्रूट्स एंड विटामिन के पास नहीं जाते, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के बारे में अभी बात नहीं करते जिसमें विटामिन और मिनरल्स हैं। आप ये मान सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट हम में से हर कोई रोजाना ज्यादा लेते हैं, जिससे वजन बढ़ेगा, फैट बढ़ेगा। प्रोटीन हम रोजाना कम लेते हैं, जिससे बॉडी बीमार होगा, कमजोर होंगे। विटामिन और मिनरल्स रोजाना हम कम लेते हैं, फैट हम रोजाना ज्यादा लेते हैं। यानी कुल मिला के हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा इम्बैलेंस है। कुछ चीजें ज्यादा है जो बिल्कुल नहीं चाहिए, कुछ चीजें कम है जो बहुत ज्यादा चाहिए। तो बॉडी हमेशा एक न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी से जूझता रहता है, और ये डेफिशिएंसी आपको एक दिन में पता नहीं चलेगा। मान लो आपने 10 दिन तक प्रोटीन कम लिया, आपके बॉडी में ऐसे सिम्टम्स नहीं आएंगे, एकदम से नहीं आएगा।
10 दिन के बाद आपको धीरे धीरे कमजोरी, थोड़ा सा अनविलिंगनेस, थोड़ा सा बीमार, लेथर्जी, थकावट, डाइजेशन की प्रॉब्लम, स्किन की प्रॉब्लम ऐसा लगने लगेगा। सो इट डजंट कम ऑल ऑफ ए सडन, और सभी को लगता है ये तो नॉर्मल, सबको होता है। इसीलिए न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी जनरली अनअटेंडेड रह जाता है। जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, इसका पता लगाना बहुत मुश्किल है। से एग्जांपल, आप में से बहुत सारे लोगों का आंखों के नीचे थोड़ा सा मसल ऐसे वाइब्रेट होता है। हम क्या बोलते हैं? मेरे बाएं आंख भड़क रही है। क्या बोलते हैं? बाएं आंख भड़कने से मेहमान आएंगे या मुसीबत आएगा, आई एम नॉट श्योर। दाएं आंख भड़कने से कहते हैं कि खुशी आएगी, बाएं आंख भड़कने से ऐसा कुछ हम मानते हैं। एक्चुअली में दोनों आंख या कोई भी बॉडी का पार्ट ऐसे अगर ऐसे भड़कता है, इसका मतलब है कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम डेफिशिएंसी। तो अगली बार किसी का अगर आंखें में ऐसे वाइब्रेशन होता, आप उससे बोलना, मेहमान, पैसा सुख दुख नहीं आ रहा है, कैल्शियम लेके आ जाओ, मैग्नीशियम लेके आ जाओ। ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है, खास करके विटामिन और मिनरल्स, इसका पता हमें जनरली नहीं चलता है। कमर की दर्द हो, घुटनों की दर्द हो 40 साल के बाद, ये कैल्शियम डेफिशिएंसी है। टांग में, आपकी जीभ में थोड़ा बहुत घाव होना, ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की डेफिशिएंसी है। बाल झड़ना, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की डेफिशिएंसी है। आंखों से शाम के टाइम में कम दिखना, विटामिन ए की डेफिशिएंसी है। आपके गम से ब्लड आना, विटामिन सी का डेफिशिएंसी है। बट ये हमें लगता है ये होते रहता है, हम इसको नजरअंदाज करते हैं, लेकिन लॉन्ग टाइम में ये नुकसान करती है। सो हमारे बॉडी में, आप ये मान सकते हैं, इंडियन एवरेज जो डाइट है उसमें रोजाना आपके हिस्से में विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट, प्रोबायोटिक्स कम आते हैं, और इसी के कारण हमारी इम्यूनिटी, बोन हेल्थ, बॉडी फंक्शंस कमजोर होते हैं। सो न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी वेरी कॉमन इन इंडिया। और ये कुछ विटामिन मिनरल्स का हमने यहाँ पे लिस्ट डाला है। विटामिन डी की कमी के कारण घुटनों में प्रॉब्लम हुई, ए के कमी के कारण आंखों की प्रॉब्लम, B12 के कमी के कारण थकावट, लेथर्जी, आयरन के कमी के कारण चक्कर आना, कमजोरी होना, फोलिक एसिड के कमी के कारण हेयर फॉल होना, कैल्शियम के कमी के कारण हड्डियों कमजोर होना, ये कॉमन है, हर घर में आपको दिखेंगे। आज के टाइम में हम खाने को खाने के नजर से ना देख के न्यूट्रिशन के नजर से देखना शुरू करना होगा। पहले जमाने में आपने 2 वक्त 3 वक्त घर का ही खाना खाया, आपको सारे न्यूट्रिशन मिलते थे। लेकिन आज के टाइम में ऐसा नहीं है। आपको न्यूट्रिशन को अलग अलग नजर से देखना पड़ेगा। उसमें विटामिन आएंगे, मिनरल्स आएंगे, कार्बोहाइड्रेट आएंगे, फाइबर्स आएंगे। अब इसको और थोड़ा डिटेल में लेके जाओ। हम सेलुलर हाइड्रेशन की बात करते हैं, लिवर हेल्थ की बात करते हैं, ब्रेन फंक्शन की बात करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट की बात करते हैं, एंटी एजिंग की बात करते हैं, ओमेगा फैटी एसिड की बात करते हैं। जैसे अगर आपके बॉडी में फ्लूइड कम है, आप पानी कम पीते हो, आपके सेल्स में फ्लूइड कम है, सेल्स में पानी कम है, तो आपको फैटी, कमजोरी, ड्राई स्किन ऐसा दिखेगा। अगर आपके बॉडी में फाइबर्स या प्रोबायोटिक्स की कमी है, प्रीबायोटिक्स की कमी है, तो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स होंगे। एंटीऑक्सीडेंट की कमी के कारण इन्फ्लेमेशन, एजिंग, ऑर्गन फेल, कैंसर, ये सारे सिम्टम्स दिखेंगे। ओमेगा फैटी एसिड के कमी के कारण ब्रेन की प्रॉब्लम्स, हार्ट की प्रॉब्लम, स्किन की प्रॉब्लम्स भी दिख सकती हैं। पहले जमाने में सिर्फ विटामिन डेफिशिएंसी 1-2 हमें दिखता था, और वो आपने, डॉक्टर ने आपको, आपका टांग देखा, डॉक्टर ने बोल दिया आप बिकोसुल कैप्सूल खाओ, ठीक हो जाएगा। आपका आंखों के नीचे देखा कि आयरन की कमी, फोलिक एसिड दे दिया होगा। आपके पास ये जानकारी है कि आज के टाइम में मल्टी विटामिन बड़े आसानी से मेडिकल स्टोर में मिल जाता है, आप लाके खाते भी हो, उसमें सिर्फ विटामिन और मिनरल्स होते हैं। लेकिन इस टाइम पे सिर्फ विटामिन न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी नहीं है, एक कदम आगे जाके आपको आज के जमाने के हिसाब से सेलुलर हाइड्रेशन, प्रोबायोटिक्स के बारे में, प्रीबायोटिक्स के बारे में, एंटीऑक्सीडेंट के बारे में, ओमेगा फैटी एसिड के बारे में, एल्कालॉइड्स के बारे में, अलग अलग न्यूट्रिशन का ज्यादा कंसर्न देखने को मिलेगा। हम जब खाना खाते हैं, वो डाइजेस्ट होने के बाद ब्लड में जाता है, फिर लिवर में जाता है, और पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होती है, और आप उस न्यूट्रिशन का इस्तेमाल करते हैं, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है बॉडी से बाहर जाती है। सो फूड लिया, डाइजेशन हुआ, एब्जॉर्ब हुआ, यूटिलाइज हुआ, और आपके बॉडी में सारा न्यूट्रिशन का यूज हुआ,
और वो बॉडी से बाहर चला गया। यानी आपने खाना लिया, ये सेल के अंदर तक पहुंचेगा, डीएनए तक भी पहुंच जाता है, और जो अनवांटेड चीजें बॉडी से बाहर जाती है, ये जो प्रोसेस है इसी को ही मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। अब हर एक स्टेप में प्रॉब्लम आजकल दिखने को मिलते हैं। आपने खाना खा लिया लेकिन डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, डाइजेस्ट हो गया लेकिन एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। डाइजेशन ना होने का रीजन क्या है? आपके एंजाइम्स कमजोर है, लिवर कमजोर है, इंसुलिन नहीं है, बॉडी में कोफैक्टर्स नहीं है, गोल ब्लैडर का फंक्शन अच्छा नहीं है। अब डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है क्योंकि प्रोबायोटिक्स नहीं है, गट हेल्थ अच्छा नहीं है। एब्जॉर्प्शन के बाद यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है क्योंकि मेटाबॉलिज्म के लिए आपके बॉडी में एनएडी का कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, हेमोग्लोबिन की कमी है। अब अनवांटेड चीजें बॉडी से बाहर जाएंगे, उसमें भी प्रॉब्लम, लिवर कमजोर है, किडनी कमजोर है। अब डीएनए तक पहुंचने के बाद भी बॉडी से एलिमिनेट नहीं हो रहा है, पूरा यूज कर लिया, एक्सक्रीट नहीं हो रहा है। क्यों? पाइल्स है, कॉन्स्टिपेशन है, गट हेल्थ अच्छा नहीं है। यानी हर एक लेवल पे जो मेटाबॉलिज्म का पाथवे है, हर एक लेवल पे हमें आज के टाइम में कोई ना कोई आ, एक तरह का बीमारी या प्रॉब्लम्स दिखती हैं। इसी को मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कहते हैं। जैसे लेफ्ट साइड का फोटो हेल्दी मेटाबॉलिज्म है, आपने खाना खाया, डाइजेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, और आपने एनर्जी को यूटिलाइज किया, दिस इज हेल्दी मेटाबॉलिज्म। और इसके साथ जो भी न्यूट्रिशन आपने लिया वो बॉडी से टॉक्सिन्स को भी बाहर निकलते जाएगा, लिवर को, किडनी को फिल्टर भी करेगा। ये है हेल्दी मेटाबॉलिज्म। अगर ये प्रोसेस गड़बड़ हो जाए, यानी डाइजेशन में प्रॉब्लम, यूटिलाइजेशन में प्रॉब्लम, एक्सक्रीशन में प्रॉब्लम, उसी को मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कहते हैं। और उसका सबसे अच्छा एग्जांपल है डायबिटीज, फैटी लिवर, ब्लॉकेज। ये लिस्ट ऑफ डिजीज हैं जो आज के टाइम में हर शहर में, गांव में और ज्यादातर घरों में आपको मिलेंगे। मुझे इस लिस्ट को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, कोई भी ऑर्गन नहीं बचा, और इसमें से कोई भी बीमारी बैक्टीरिया वायरस से होने वाली नहीं है। ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। ब्रेन की बीमारी, न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर, थायराइड की प्रॉब्लम, रिंकल स्किन, कोलेस्ट्रॉल, फैटी लिवर, डाइजेस्टिव इश्यूज, फास्ट एजिंग, डायबिटीज, जॉइंट्स की प्रॉब्लम, फैट सेल ज्यादा हो जाना, मसल कम हो जाना, वाइटेलिटी, फर्टिलिटी कम हो जाना, हार्मोन की प्रॉब्लम, इसी को ही कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। इसका शुरुआत, ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, जितने चीजों के बारे में अभी हमने बात किया, ये हमारे घर से शुरू नहीं होता है। इसका रूट कॉज और भी डेंजरस है। यानी इसका जो सोर्स है, इस पे हमारा कंट्रोल नहीं है। ये खेती से शुरू होता है। आपने बीज बोया, बीज से कोई अनाज बनता है, फिर वो खेती से आपके घर तक पहुंचता है। तो बीज बोने से लेकर आपके घर तक पहुंचने में जितने भी स्टेप्स है, बीज बोने के टाइम में हमने केमिकल पेस्टिसाइड डाला, थोड़ा सा पौधा बड़ा हुआ, दोबारा से हमने उसमें पेस्टिसाइड डाले, हॉर्मोन्स डाले, फर्टिलाइजर्स डाले। जब उसको निकालने का टाइम होगा फिर हमने उसमें प्रिजर्वेटिव डाला। टाइम टू टाइम हमने उसमें हर बार ही केमिकल छिड़काव किया। फिर आपने उसको कोल्ड स्टोरेज किया, उसमें भी केमिकल ट्रीटमेंट होती है। फिर बाजार में जब आता है उसमें भी फिर से हार्मोन, फिर से कलर, प्रिजर्वेटिव डाला जाता है। फिर हमारे घरों में आता है, फिर हम उसको अच्छे से डीप फ्राई करके खाते हैं। यानी जो भी बचा कुचा न्यूट्रिशन था थोड़ा बहुत, उसको भी हमने खत्म कर दिया। इस पूरे प्रोसेस में न्यूट्रिशन की जो वैल्यू है लगातार गिरते जाती है, और केमिकल का जो लोड है लगातार बढ़ते जाता है। यानी जो चीजें हमें नुकसान करती है वो लगातार बढ़ रही है, और जो चीजें हमें फायदा दे सकती है वो लगातार कम हो रही है। पहले के जमाने में जो जो हमारा अनाज होता था वो होल ग्रेन होता था, और आज हमने उसको पॉलिश करके मैदा बना दिया। पहले के जमाने में जो सब्जियां होती थी वो नेचुरल ऑर्गेनिक होती थी, सीजनल होती थी। आज हमने उसमें कलर, हार्मोन, इंजेक्शन, डाई, पेस्टिसाइड, सारे केमिकल से भर दिया। पहले जमाने जब वो फ्रूट्स था वो रियल था, नेचुरल था, आप तोड़ तोड़ के खाते थे। आज के टाइम में आपको कुछ भी कभी भी मिल जाएंगे, प्रिजर्व्ड, वेक्स्ड, केमिकली केप्ट। जो राइस पहले जमाने में होता था वो खेत से आपके घर में आता था, आप घर में नेचुरली उसको तोड़ के निकाल के खाते थे। आज के टाइम पे हम उसको पॉलिश करते हैं, प्रिजर्व करकर खाते हैं। यानी हर चीज में न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो गया, टॉक्सिन्स बढ़ गए। आज के टाइम में बीमारी का सबसे बड़ा रीजन हमारा खाना है। ब्लड कैंसर खाने के माध्यम से आपको मैं बताऊंगा। फ्रूट्स और वेजिटेबल से कैंसर हो रही है।
फिश जो प्रिजर्व्ड है उससे अस्थमा, एलर्जी और कैंसर हो रही है। जो हमारे राइस, व्हीट, इस तरह के जो क्रॉप्स हैं उससे हैवी मेटल्स के थ्रू से भी किडनियां डैमेज हो रही है। यानी ज्यादातर बीमारियां आज के टाइम में खाने से ही हो रहा है। तो खाना ही हमें बीमार कर रहा है। और ये जो बीमारी का केमिकल प्रोसेस है ये लगातार बढ़ेगा, कम नहीं हो सकता। दूध, आज के टाइम में गाय के पास फ्री ग्रेजिंग, यानी जैसे पहले गाय भैंस को आप चढ़ाते थे खेतों में, आज के टाइम में आपको वो जगह नहीं मिलेगी। गाय भैंस एक ही छोटा सा घर में बैठ के रोजाना हर रोज वही खाते रहता है, उसके पास भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। सो मिल्क की जो नेचुरल कॉन्सेंट्रेशन होता है प्रोटीन का, फैट का, वाटर का, वो प्रोपोर्शन भी धीरे धीरे गड़बड़ हो रही है। ऊपर से हम उसको हार्मोन इंजेक्ट करके मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। एनिमल जो भी हमें फूड देती है, चाहे पोल्ट्री से हो, कैटल से हो, उनको स्ट्रेस में हार्मोन से, इंजेक्शन से उनसे फूड्स निकाले जाते हैं। नॉन सीजनल चीजें आपको पूरे साल मिलेंगे। तो जो भी फूड है, जो भी नेचुरल फूड्स होती थी, हर फूड को देखो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो गई है। एक आर्टिकल आया था 2015-16 के आसपास में, वो भी फसाई के थ्रू से किया गया था। इंडिया के ज्यादातर शहर में जो दूध है उसका स्मेल अच्छा नहीं है क्योंकि वो मिलावटी है। भारत के 70% दूध मिलावटी है। ये फसाई का डाटा है 2017-18 का। 70% मिल्क आर एडल्ट्रेटेड। और इस तरह से एडल्ट्रेशन होता है कि आप हाइग्रोमीटर से टेस्ट नहीं कर सकते, पकड़ा नहीं जाता। फाइनली जब खाना हमारे घरों तक पहुंचती है, हम उसको बॉईल करके लो हीट में बना के या फिर नेचुरल तरीके से नहीं खाते हैं, हम उसको डीप फ्राई करके खाते हैं। और जो भी थोड़ा बहुत बचा कुचा न्यूट्रिशन बेचारे में बचा था उसको भी हमने मार दिया। फाइनली हम क्या खा रहे हैं? अनहेल्दी ऑयल, अनहेल्दी फ्राइड कार्बोहाइड्रेट जिसमें फूड वैल्यू नहीं है, विटामिन मिनरल्स तो बचा ही नहीं है। ये रीजन है लिवर कमजोर और बीमार हो रहा है, गट हेल्थ हमारा अच्छा नहीं है, टॉक्सिन्स बॉडी में बढ़ रहा है, कैलोरीज बढ़ रही है, फूड की जो फंक्शनल वैल्यूज है वो कम हो गई, और उल्टा हमारे बॉडी बीमार हो रही है। ये जो बीमारी है ये 3 स्टेजेस में होता है। एक और फोटो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। 3 चीजों को समराइज कर सकते हैं। पहला है हमारा खाना सही नहीं है। खाने का हैबिट, खाने का पैटर्न, खाने का पोर्शन, खाने का साइज, खाने का सोर्स और खाने का टाइमिंग। हमारा स्लीप भी सही नहीं है और हम सुबह जल्दी भी उठते नहीं है। तो ये जो हमारी बैड हेल्थ एंड बैड फूड प्रैक्टिसेस है, इसके कारण बॉडी का जो एक नेचुरल घड़ी है वो भी बहुत गड़बड़ हो गया, जिसके कारण बॉडी में सारे गड़बड़ी एक साथ में शुरू होती है। एक छोटा एग्जांपल दूंगा, आप समझ पाओगे। पूरे वर्ल्ड में दिन में लोग काम करते हैं, रात को लोग सोते हैं, और ये अभी से शुरू नहीं हुआ, सारे जानवर भी यही करते हैं सिवाय एक दो नॉक्टर्नल एनिमल्स के, लेकिन वो दिन में सोते हैं। एक दो जानवर को छोड़ के सारे जीव जानवर रात को सोते हैं, दिन में मेहनत करते हैं। और उनका ये कनेक्शन सनलाइट के साथ है। जैसे सनलाइट आएगी, सनलाइट इज द साइन ऑफ एनर्जी, उससे दिन शुरू होती है। जैसे सन चला गया बॉडी सो जाती है। आपने किसी भी कौवे को देखा रात को 12 बजे घूम रहा है, खाना खा रहा है, ढूंढ रहा है, हल्ला कर रहा है? किसी भी चिड़िया को, परिंदे को आपने देखा होगा, वो रात को खाना ढूंढ के हल्ला कर रहा है, घूम रहा है, जबकि उसके रात में सुकून से खा सकते हैं। सारे लोग सो रहे होते हैं और रात को ज्यादा आराम से खा सकता है, लेकिन उनके पास ये जानकारी है ही नहीं। ये जो साइकिल है इसको सर्केडियन रिदम कहा जाता है। सुबह सूरज के साथ बॉडी काम करने के लिए रेडी होता है, और शाम को सूरज ढलने के साथ साथ ये सोने के लिए रेडी होता है। 8 बजे से पहले डिनर, 10 बजे से पहले आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम खाली हो गया। अब बॉडी के पास फ्री टाइम है। रात को 10-11 से लेकर रात को 1 बजे तक, ये 3 घंटा पूरा ब्लड लिवर के पास पहुंच जाएगा, लिवर को डिटॉक्सिफाई करने के लिए। पूरा दिन जो हम लिवर के ऊपर में जुल्म और अत्याचार करते कुछ भी खिला के, लिवर बेचारा रात को 11 से लेकर 1 बजे के बीच में अपने आप को डिटॉक्सिफाई करता है, और इसलिए ब्लड सप्लाई सबसे ज्यादा लिवर के पास होता है, और दूसरा काम स्लो होता है। लेकिन अगर आपके इंटेस्टाइन में, आपके स्टोमक में रात के 11-12 बजे में ही खाना जाएगा, तो लिवर को वो फ्री टाइम कभी नहीं मिलेगा।
मुझे लगता नहीं आज के टाइम में लोगों के लिवर को छुट्टी भी मिलती होगी, कभी नहीं मिलता होगा। और इसीलिए फैटी लिवर, हेपाटोमेगली, लिवर फेल आपको आमतौर पे सुनने को मिलता है। उसी तरह से सुबह के 4 बजे से लेकर 3:30 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक, इस टाइम के दौरान सबसे ज्यादा ऑक्सीजन लंग्स में पहुंच जाती है, लंग्स को डिटॉक्सिफाई करने के लिए। बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने का जो प्रोसेस है सिंपल है। सारा ब्लड उस ऑर्गन के पास पहुंचा दो, तो सारा ब्लड वो हमें ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन देगा और ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, हार्मफुल केमिकल्स लेगा और यहाँ से क्लीन करके बाहर भेजेगा। लेकिन सुबह अगर 8-9 बजे तक हम सोते रहेंगे, सोने के टाइम में बॉडी को मिनिमम एनर्जी चाहिए। आपको सुबह के 3:30 से लेकर 5 बजे के आसपास में ज्यादा ऑक्सीजन वाले जगह पे जाना पड़ेगा। आपको लंबे लंबे सांस लेने पड़ेगे, ताकि लंग्स के पास जो ज्यादा ऑक्सीजन वाला ब्लड ऑलरेडी आ चुका है, ज्यादा ब्लड ऑलरेडी आ चुका है, आप वहां पे ज्यादा ऑक्सीजन भेजो। लेकिन हम रात सुबह के 4 बजे डीप स्लीप में होते हैं विथ मिनिमम ऑक्सीजन सप्लाई टू द लंग्स। यानी बॉडी को रोजाना जो डिटॉक्सिफाई करने का एक शेड्यूल होता है अकॉर्डिंग टू सर्केडियन रिदम, हमने उसको तोड़ के रखा है। सर्केडियन रिदम का एक और मेन इंपॉर्टेंट पैरामीटर ये भी है, जैसे रात को 10 बजे आपने लाइट बंद कर दिया, तो नींद आने की हार्मोन मेलाटोनिन रिलीज होना शुरू होगा और आपकी बॉडी को वो एक सुकून की नींद देगा, बॉडी को रिलैक्स करेगा। यह भी साइकिल हमने तोड़ के रख दिया। यानी हर तरह से हमने कोशिश की बॉडी बीमार हो। नेचुरल कनेक्शन भी हमारा लूज हो गया, धूप में नहीं जाते, खुली हवा में हमने कभी नहीं गया, नंगे पैर मिट्टी में बहुत सालों से नहीं चला होगा। हमारे सोशल कनेक्शन बहुत कमजोर है। लोग वर्चुअली पूरी दुनिया के साथ कनेक्टेड हैं। लोग यहाँ दिल्ली में बैठ के, गुवाहाटी में बैठ के, नेदरलैंड, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, एंटार्क्टिका में चैटिंग कर रहे हैं, लेकिन उनको नहीं पता दूसरे कमरे में हमारे पेरेंट्स भी बैठा है, उनके साथ बात नहीं कर रहे होते हम सोशली डिस्कनेक्टेड हो गए, वर्चुअली दुनिया भर के साथ कनेक्शन में आ गए, लेकिन उससे ब्रेन को फायदा नहीं होता है। हम जब किसी के साथ बैठते हैं, किसी को ऐसे छूते हैं, टच होता है, माँ बाप को अपने हाथ पकड़ के बात किया, अपने बच्चों को हाथ पकड़ के गले लगा के बात किया, उससे एक हाई एंड हेल्दी हार्मोन लेवल रिलीज होती है, जिससे बॉडी रिलैक्स होती है, आपकी बॉडी में हैप्पीनेस की फीलिंग्स आती है। आप शाम को सुबह आपकी सराउंडिंग्स के 2-4 लोगों के साथ बैठो, बात करो, मुस्कुराओ, हंसो, गप्पे लड़ाओ, सुख दुख को शेयर करो, उससे लोगों की कनेक्टिविटी बढ़ती है, आपकी सुख बढ़ती है, आपके दुख कम होते हैं। वो सारे जो नेचुरल मेजर्स थे हमारा खो गया है। इसके कारण मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स बढ़ रही है, मेंटल हेल्थ इश्यूज ज्यादा हो रही है, इम्यून सिस्टम भी कमजोर हो रही है। कुल मिला के एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, कुकिंग प्रोसेस, सोशल लाइफ, सर्केडियन रिदम, ये सारा हमारा गड़बड़ है। और कुल मिला के हम बीमार हो रहे हैं, इन्फ्लेमेशन हो रही है, टॉक्सिन्स बढ़ रहे हैं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ज्यादा हो रही है, फास्ट एजिंग हो रही है, और खतरनाक बीमारी जैसे कैंसर, हार्ट डिजीज, डायबिटीज लगातार बढ़ रही है। ये जो बीमारी का पैटर्न है ये एकदम से नहीं होगी। मान लो किसी को डायबिटीज होना है, किसी को हार्ट की डिजीज होना है, वो एकदम से आपका बीपी 120 से 160 तक नहीं जाएगी, धीरे धीरे बढ़ेगी। हार्ट की डिजीज हो वो भी स्लोली स्टेज बाय स्टेज होगा। कोई भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर स्टेजेस में होते हैं। पहला स्टेज क्या है? इंक्यूबेशन पीरियड, यानी आपकी बॉडी में गड़बड़ हो रहा था और बॉडी अपने आप को उस गड़बड़ी से बचाने के लिए बदलना शुरू किया। आपने लगातार प्रोटीन कम लिया और बॉडी को पता चल गया प्रोटीन कम ले रहा है, तो ये प्रोटीन को रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए आपके मसल में से प्रोटीन निकलना शुरू करेगा। बॉडी में फैट बढ़ रहा है और बॉडी को पता चल गया, ये उस फैट को जितना हो सके जमा करने की कोशिश करेगा, लेकिन एक टाइम पे वो फैल जाएगा। और अगर वो फैलना शुरू हो गया तो हर ऑर्गन में घुसेगा। तो ये जो इंक्यूबेशन पीरियड है, ये शुरुआत का स्टेज, और ये कोई नहीं पता लगा सकता, कोई मशीन में, कोई डायग्नोसिस में, कोई टेस्ट में नहीं पता चलेगा। ये पता लगाने का तरीका सिंपल है। क्या पिछले 6 महीने से आपका फूड हैबिट, आपका लाइफस्टाइल, आपका स्लीप साइकिल, आपका न्यूट्रिशन सही है?
अगर सही है तो आपका वजन भी सही होगा, और अगर सही नहीं है तो आपका वजन भी सही नहीं होगा, आपका स्ट्रेस भी होगा, आपके बॉडी में डाइजेस्टिव का थोड़ा बहुत इश्यूज आएंगे। दिस इज द पैरामीटर टू आइडेंटिफाई। लाइफस्टाइल, फूड हैबिट, फिजिकल एक्टिविटी और न्यूट्रिशन को आप पूछो कि यह 6 महीने का आपका अच्छा था, अगर नहीं है तो आपका आप पहले स्टेज में हो। और मुझे लगता है इंडिया में इस वक्त जितने लोगों की उम्र 30 साल के ऊपर में है, 30+, उसमें से ज्यादातर लोग ऑलरेडी फर्स्ट स्टेज में हैं। आप फर्स्ट स्टेज को इतना सीरियसली लोगों के सामने पेश करें, इट शुड लुक लाइक द फर्स्ट स्टेज ऑफ कैंसर। डरना जरूरी है। जब तक हम ये नहीं डरेंगे कि मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ने वाला है, जब तक हम नहीं डरेंगे कि मैंने 6 महीने से फूड हैबिट अच्छा नहीं रखा था, मैंने 6 महीने में कोई एक्टिविटीज नहीं की, मेरा पेट बाहर आ रहा है, मैंने प्रोटीन्स अच्छे से नहीं लिया, हो सकता है मेरे बॉडी में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का पहला स्टेज शुरू हो गया। इट शुड बी वेरी डेंजरस, इट शुड बी वेरी, आप क्या कहते हैं, बहुत डरावना होना चाहिए, लोगों को सुन के डरा है। इट शुड लुक लाइक फर्स्ट स्टेज ऑफ कैंसर। जब लोग इसको सीरियसली लेंगे, डरेंगे, तभी लोग इसको प्रिवेंट कर पाएंगे। सेकेंड स्टेज इज प्रोग्रेशन। आपको इसमें बॉडी में गड़बड़ी दिखेगा, फैट बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, लिवर के फंक्शन कमजोर हो गया, किडनी फंक्शन कमजोर हो गया, मसल कम होने लगा है, आपके डाइजेस्टिव फंक्शन कमजोर हो रहा है, पैंक्रियाज में, किडनी में, लिवर में फैट जमा हो गया। तो ये डॉक्टर के पास जब आप जाते हो, डॉक्टर, मान लो आप किसी और बीमारी के लिए जाते हैं, डॉक्टर अंदाजा से टेस्ट देता है और पता चल जाता है कि ये शुरू हो गया। तो अगर आपको सडनली बिना बीमारी का भी आप डॉक्टर के पास जाने के बाद पता चला कि मेरे रिपोर्ट्स गड़बड़ हैं, तो आपको ये मानना होगा 1 साल पहले से आपका फर्स्ट स्टेज शुरू हो चुकी थी और आप सेकेंड स्टेज में हैं। सेकेंड स्टेज पता लगाया जा सकता है, फर्स्ट स्टेज डॉक्टर भी नहीं पता लगा सकता, जनरली हम नजरअंदाज करते हैं। सेकेंड स्टेज में अनलेस प्रिस्क्राइब्ड, जनरली डॉक्टर्स भी अपने बॉडी में इसको ज्यादा महसूस नहीं कर सकता। सेकेंड स्टेज में भी आप किसी और प्रॉब्लम के कारण डॉक्टर के पास गए और आपने टेस्ट कराया तो आपको दिखेगा। इसीलिए हम लोग कहते हैं, मेडिकल साइंस भी कहते हैं, साल में हर क्वार्टर में एक बार जनरल बॉडी चेकअप कराए, रूटीन एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड एंड यूरिन आप जरूर करें। सो वहां से आपको दिखेगा गड़बड़ी शुरू हो गई है। सेकेंड स्टेज इज वेरी वेरी अनप्रिडिक्टेबल, और यही रीजन है बहुत सारे कैंसर स्पेशलिस्ट का भी डेथ कैंसर से होती है, बहुत सारे कार्डियोलॉजिस्ट का डेथ हार्ट अटैक से होती है। थर्ड स्टेज इज वल्नरेबल, यानी ये अब पूरे बॉडी में फैल चुका है, आपको रोज नए नए बीमारी के बारे में नोटिफिकेशन आएगा। डायबिटीज आ गया, मोबाइल में नोटिफिकेशन आता है ना, हर 1-2 महीने में कुछ ना कुछ आपके पास आते रहेंगे। ब्लड प्रेशर बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल गड़बड़ है, लिवर प्रॉब्लम गड़बड़ है। दो इट लुक्स लाइक ए जोक, मजाक जैसा लगे, लेकिन ये है। आप 60 साल के बाद देखना, जो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, हर 3 महीने में कुछ ना कुछ नया बीमारी पता चलता है। सो ये मुमकिन नहीं है आप थर्ड स्टेज से रिवर्स करके फर्स्ट स्टेज में आ जाओ, जो हमारी मॉडर्न हेल्थ प्रैक्टिस है। सेकेंड स्टेज से हो सकता है, आप इसको रोको, लेकिन रिवर्स होना नामुमकिन है। अगर आपका बीपी बढ़ गया, हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ बीपी बढ़ा, तब भी आप इसको रिवर्स नहीं कर सकते। सो अगर आप फर्स्ट स्टेज में हैं और आपको पता चला है, ये बहुत अच्छी बात है, आप इसको रिवर्स कर सकते हैं। अगर सेकेंड स्टेज में है, तब भी अच्छी बात है कि आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर थर्ड स्टेज में है, ऊपर वालों के भरोसे। मेडिकल साइंस क्या करती है, पहला स्टेज इज नॉन प्रिडिक्टेबल, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते, और मेडिकल साइंस के हिसाब से ही वो वेलनेस है। यानी आप पहला स्टेज को आने ही ना दो। 30 साल हो गया, एक्सरसाइज करो, डिनर को छोटा करो, जिम ज्वाइन करो, रोजाना चलो, खाने में इन चीजों को अवॉइड करो, अल्कोहल को बंद करो, जल्दी सोने की आदत डाले। ये सारी चीजें बताई जाती है, इस जनरल वेलनेस, स्पेसिफिक नहीं है। और इसका अवेयरनेस ही इसका प्रिवेंशन है, इसका मैनेजमेंट है। आप कैंसर को रोकने का सबसे बड़ा तरीका है कैंसर की अवेयरनेस। स्मोक नहीं करना है, प्लास्टिक से दूर रहना है, स्ट्रेस को कम करना है, अल्कोहल से दूर रहना है। सो दिस इज फर्स्ट स्टेज, यानी अवेयरनेस, वेलनेस एंड प्रिवेंशन। सेकेंड स्टेज में मेडिकल साइंस क्या कहती है, अगर सिम्टम्स पता चला सेकेंड स्टेज में, मान लेते हैं फैट बॉडी में बढ़ रहा है, उसके कारण हेपाटोमेगाली होगा, बॉडी में इंफ्लेमेशन होगा, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स होंगे, आपको एंजाइम दिया जाएगा,
पेन के लिए स्टेरॉइड्स दिए जाएंगे या फिर एनएसएआईडी दिया जाएगा, एंटीबायोटिक्स दिए जाएंगे, सप्रेसेंस दिए जाएंगे। कोई भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो, पेन होगा उसके लिए पेन किलर, सीवियर पेन होगा तो स्टेरॉइड्स, इन्फेक्शन कमजोरी होगा, इम्यून सिस्टम का गड़बड़ी होगा तो एंटीबायोटिक्स, एलर्जी, ऑटोइम्यून डिजीज के लिए सप्रेसेंस। यही होता है सेकेंड स्टेज में। लेकिन सेकेंड स्टेज से फर्स्ट स्टेज में आप वापस नहीं जा सकते विद करंट मेडिकल प्रैक्टिस। हमारे देश में करीब 10 करोड़ लोग हैं जो डायबिटीज का ट्रीटमेंट कर रहा है। वो वापस नॉर्मल पे दोबारा नहीं जा सकते, उनको जिंदगी भर डायबिटीज के मेडिसिन से ही लेने होंगे। हाँ, अगर इसके साथ उन्होंने सारे अच्छे हैबिट्स अडॉप्ट किया, हो सकता है उसमें से 10-15% उसको विदाउट मेडिसिन कंट्रोल कर पाए। लेकिन जनरली हमारा उम्मीद ये रहता है, चलो सेकेंड स्टेज में पता चला, अभी अभी बीमारी के बारे में पता चला तो इसको हम दोबारा से खत्म कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कितने सारे हार्ट पेशेंट को आप जानते हो कि उनको बीपी की गोली बंद हो गई? नो। कितने सारे डायबिटीज के मरीज को आप जानते हो कि डायबिटीज का दवाई बंद हो गया? नो। कितने सारे कैंसर पेशेंट्स को आप जानते हो कि पूरा ठीक हो गया? नो। इसके बाद आता है थर्ड स्टेज। अब सेकेंड स्टेज में आपने ट्रीटमेंट शुरू किया, आप इसको रोजाना कंट्रोल कर रहे हो। एक एग्जांपल देते हैं, किसी को जॉइंट्स की प्रॉब्लम है, उनका उम्र है 35 या 40, सीवियर जॉइंट्स प्रॉब्लम। अब पेन को कम करने के लिए हमने उनको पेन किलर दिया और साथ में एमएसएम ग्लूकोसामाइन क्वांटिटी सल्फेट में मेडिकल ट्रीटमेंट की बात कर रहा हूं। अब उसको 1 साल 2 साल 3 साल यही देना पड़ेगा। तो वो अपने कंडीशंस को धीरे धीरे कंट्रोल कर रहा है, लेकिन इस दौरान जितने भी उसने पेन किलर्स लिए हैं, इसके कारण उसका लिवर और किडनी और ज्यादा डैमेज होगा। पेन किलर छोड़ ही देते हैं। रोजाना सुबह आप में से बहुत सारे लोग, मैंने आप में से इसलिए बोला क्योंकि मैं नहीं लेता, हम में से बहुत सारे लोग एक पेंटोप्राजोल ले लेता है। पेंटोप्राजोल इज ए प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, ये आप बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन का नहीं ले सकते। जो लोग रेगुलर पेंटोप्राजोल लेते हैं उनकी लिवर और किडनी अदर लोगों के मुकाबले 25% ज्यादा डैमेज होती है। सेकेंड स्टेज में जो ट्रीटमेंट होती है वो एक्चुअली हम सिम्टम्स को कंट्रोल करते हैं, और इस चक्कर में बहुत सारे ऑर्गन्स को नुकसान होती हैं और धीरे धीरे बीमारी एडवांस स्टेज में चली जाती है, और तब बीमारी बहुत सारे दूसरे ऑर्गन्स में देखते हैं। मॉडर्न मेडिकल साइंस, मॉडर्न हेल्थ सिस्टम, मेडिसिन 3.0, होलिस्टिक वेलनेस, 7+1 मेडिसिन फॉर्मूला की बात करते हैं। सनलाइट, अर्थ, टाइम, फास्टिंग, सोशलाइजेशन, मूवमेंट और डाइट एंड न्यूट्रिशन, ये 7 चीज हो गई। इसके साथ हार्बो न्यूट्रिजेनिक्स, तो 7+1। आप इसको जरूर याद रखें, SETFSMD। सनलाइट, आर्ट, टाइम, फास्टिंग, सोशलाइजेशन और मूवमेंट, फिजिकल एक्टिविटी, ये फ्री है। डाइट और न्यूट्रिशन थोड़ा सा आपको पैसा खर्च करना होगा, अच्छा फ्रूट्स वेजिटेबल्स लेके आए। उसके साथ में आपने हार्बो न्यूट्रिजेनिक्स को लेना है। जब ऊपर वाले ने सारी चीजें फ्री कर दी हैं, एक चीज तो हम अफोर्ड ही कर सकते हैं, कस्टमाइज फंक्शनल न्यूट्रोसिटिकल हार्बो न्यूट्रिजेनिक्स जिंटू जीनियस। हार्बो न्यूट्रिजेनिक्स के साथ और 7+1 फॉर्मूले के साथ फर्स्ट स्टेज को आप कंट्रोल कर लेते हैं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। 30 साल से अगर आपने 7+1 फॉर्मूला अडॉप्ट किया, मुझे लगता है किसी को भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कभी नहीं होगा। डायबिटीज नहीं होगा, हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी, कैंसर नहीं होगा, ओबेसिटी नहीं होगा, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर नहीं होगा, इम्यून सिस्टम आपका गड़बड़ नहीं होगा, आपकी एजिंग भी फास्ट नहीं होगी। सेकेंड स्टेज में भी डॉक्टर के मेडिसिन के साथ साथ 7+ फॉर्मूला अगर आपने अडॉप्ट किया, तब भी आपकी कंडीशन रिवर्स हो जाएगी, यू विल बी बैक टू फर्स्ट स्टेज। थर्ड स्टेज में भी 7+1 फॉर्मूला के साथ, डॉक्टर के मेडिसिन के साथ अगर आपने लिया और उसके साथ हार्बो न्यूट्रिजेनिक्स का अगर आपने कॉम्बिनेशन लिया, तो हेल्थ भी मेंटेन होगा, आपके लाइफ स्पैन बढ़ेगा, बीमारी का रिवर्सिंग हो जाएगा, डैमेज रिवर्स हो जाएगी, और पूरा पूरा चांस है कि आप सेकंड स्टेज में रिवर्स हो जाओगे। सो दिस इज द बेस्ट सोल्यूशन इन मॉडर्न हेल्थ सिनेरियो, जहां पे आप मेटाबॉलिक डिसऑर्डर को रिवर्स कर सकते हैं। एक एग्जांपल देंगे, आप इसको रिलेट कर पाओगे कि आज के टाइम में बीमारी किस तरह से होती है और इसको हम कंट्रोल क्यों नहीं कर सकते। हम में से बहुत सारे लोगों का ये लाइफस्टाइल है, बैंकर, आईटी, टेक्नो पर्सन, हम दिन भर कंप्यूटर में काम करते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस वाला काम करते हैं, स्क्रीन टाइम ज्यादा है, आंखों में स्ट्रेन होता है, मेंटल और ब्रेन की फेटिक होती है। घर में जो लोग
इन चीजों से नहीं गुजरती है, उनका डाइट भी वही है, हमारा डाइट भी यही है। यानी हमारे डाइट में ऐसा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है जो मेंटल फैटिग को कम करे, स्क्रीन टाइम से होने वाले डैमेजेस को कम करे, आंखों के स्ट्रेन को कम करे, स्ट्रेस को कम करे। सो क्या होना चाहिए, नॉर्मल डाइट जो घर में बना वो सबके लिए ठीक है, लेकिन ऐसे लोगों के लिए आप इसमें एड ऑन करो ब्रेन वन, आई वन, एवरीडे वन। सो दिस इज 7+1 फॉर्मूला। आपने अपनी डाइट की क्वालिटी को बढ़ा दिया विथ हार्बो न्यूट्रिजेनिक्स। सो वेरी इजी, जो बन रहा था उसके साथ आप एड ऑन करो। और नॉट ओनली बैंकर एंड आईटी प्रोफेशनल, घर में सारे लोग भी ये ले सकते हैं। जो बैंकर है उसको ये सारे प्रॉब्लम से आपको रिलीफ मिलेगी, और घर में लोग हैं उनके लिए ये एंटी एजिंग का काम करेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, किसी का वजन ज्यादा है, सेम खाना खा रहा है, तो उसको वेट कम करने का मौका कहां से मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो हमें क्या करना है, हमें उसके नॉर्मल डाइट के साथ हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी फूड हैबिट, फिजिकल एक्टिविटी सारे टिप्स देना और साथ में बताना है एसबीटीसी, हार्ट वन, ऑर्थ वन को आप एड ऑन करो। और वेट मैनेजमेंट के लिए आप कार्बकट वन, फिटनेस वन, ए वन लिन आप एड ऑन कर सकते हैं। जिनका वजन ज्यादा है और रेगुलर उसका काम है, स्ट्रेस है, तो उनको पूरा चांस है कि हार्ट की बीमारी भी आ जाए साथ में। इसीलिए हार्ट की प्रॉब्लम को पहले एड्रेस करें, साथ में वेट मैनेजमेंट की प्रोडक्ट। सो हार्बो न्यूट्रिजेनिक्स गाट हेल्थ और डाइजेशन का काम करेगा, डिटॉक्सिफाई करेगा, फ्री रेडिकल्स की स्ट्रेस को कम करेगा, ब्लड एंड सेल डिटॉक्सिफिकेशन, हीलिंग फ्रॉम रूट, न्यूट्रिशनल गैप को फुलफिल करेगा और जीनोम फंक्शन को बेहतर करेगा। एपिजेनेटिक्स के बारे में बात करेंगे। ये थोड़ा सा ऐसा टॉपिक है जो आज के टाइम में हमें समझना भी चाहिए और इसको लोगों के साथ रिलेट भी करना चाहिए। यहां तक पहुंचने से पहले आपको सिर्फ इतना समझना है, या फिर इतना आप यहाँ पे समझने की कोशिश करो कि दुनिया में जितने इंसान हैं सबके एनाटॉमी फिजियोलॉजी सेम टू सेम कैसे हैं। जितने जीव है, जितने जानवर है, वो हमेशा उसके जैसा ही क्यों दिखता है। शेर हमेशा शेर जैसा ही दिखता है, आम में हमेशा आम लगता है, इंसान हमेशा इंसान जैसा दिखता है। सारी चीजें परफेक्ट कैसे बनती हैं, क्योंकि जो सेल हमारी बॉडी को बनाती है उस सेल के पास पहले से इंफॉर्मेशन होती है, हाथ कैसे बनाना है, पैर कैसे बनाना है, हार्ट कैसे बनेगा, लिवर कैसे बनेगा, ब्रेन कैसे बनेगा। और वो इंफॉर्मेशन उसके पास दुनिया का पहला इंसान से पास ऑन होता गया, होता गया, होता गया। हमारे सेल के पास एक लाइब्रेरी है, उसको बोला जाता है डीएनए। डीएनए में लाखों करोड़ों इंफॉर्मेशन है। एक इंफॉर्मेशन एक स्विच की तरह है। अब मान लो इंसान के बॉडी में हजारों स्विच है, एक स्विच ऑन होगा तो उस स्विच के ऑन होते ही आपके बॉडी उस स्विच में जो इंफॉर्मेशन था, मान लो एक स्विच ऑन हो गया और इंफॉर्मेशन ये था इंसुलिन बनाओ, वो स्विच ऑन होती इंसुलिन बनेगा। एक स्विच ऑन था कि लेमिन ए प्रोटीन बनाओ, तो वो प्रोटीन बनेगा। हेमोग्लोबिन बनाओ, इलास्टिन बनाओ, कोलाजन बनाओ, स्किन को बनाओ, आंखों को बनाओ, एक्सेट्रा। तो वो स्विच सही टाइम पे ऑन होगा और सही स्विच ऑन होगा तो बॉडी को फायदा है। अब सारे स्विच जो है वो अच्छा नहीं है, कुछ स्विच जो है बुरा भी होता है। बॉडी इमरजेंसी में अपने आप को मारने का स्विच भी ऑन कर सकता है। मान लीजिए बॉडी के पास ऑप्शन नहीं कि इसको इसको बचाए, बॉडी का हालत सही नहीं है, सही ढंग से खाना नहीं खाता है, उसका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, तो बॉडी एक स्विच ऑन करेगा और ये ऑन होते ही बॉडी बूढ़ा होने लगेगा। तो बूढ़ा होने का स्विच भी है, जवान होने का स्विच भी है, और इन स्विच को हम मेडिकल साइंस के भाषा में, साइंस की भाषा में जीन कहते हैं। अब ये स्विच सिर्फ हमारे बॉडी के अंदर में ही फंक्शन नहीं करता और बॉडी अपने आप से इसको ऑन नहीं कर सकता। ये कुछ चीजों पे डिपेंडेंट है, आपके न्यूट्रिशन पे डिपेंडेंट है, आपके डाइजेशन पे डिपेंडेंट है, पेट में जो अच्छे बैक्टीरिया है उसके साथ भी कनेक्टेड है, आप कितने नेचुरल हवा पानी में रहते हो, धूप में रहते हो, उस पर भी डिपेंडेंट है। यानी ये स्विच अंदर बाहर से रेगुलेट होती है। इसीलिए जो लोग पहाड़ों पे रहता है, चलते फिरते, एक्सरसाइज करते हैं, मेहनत करते हैं, नेचुरल खाना खाते हैं, धूप में निकलते हैं, जिनके पास अच्छे स्विच को ऑन करने का सारे कनेक्शंस हैं, उनका जमाने का स्विच ऑन रहता है।
जो सिटी में मेट्रोज में रहते हैं, रोजाना एसी में धूप में नहीं जाते, एसी की हवा में रहते हैं, चलना फिरना नहीं होता है, फास्ट फूड जंक फूड लेते हैं, जिनके साथ नेचर का कोई कनेक्शन नहीं है, उसका बूढ़ा होने का स्विच ऑन हो जाता है। एक शहर का इंसान जिसका उम्र 40 साल हो और एक पहाड़ का इंसान जिसका उम्र 40 साल हो, पहाड़ वाला बेटा लगेगा, शहर वाला बाप लगेगा, क्योंकि शहर वाला का बुढ़ापा का स्विच ऑन हो गया है और पहाड़ वाला का जवानी का स्विच ऑन है। ये जो कनेक्शन है इसी को एपिजेनेटिक्स कहते हैं। तो हमने डीएनए तक की बात कर ली। हर इंसान का कलर, शेप, हाइट, वेट अलग अलग होता है, वो जीन पे डिपेंड करता है। जैसे मेरे पास मेरे फादर से, उनके फादर से जो भी जानकारी है, ये हम एशियन कंट्रीज के लोग हैं, हमारे हेयर का कलर ब्लैक है। यूरोप में जो जानकारी, उनका हेयर ब्लॉन्ड है। तो इसी तरह से जानकारी आगे बढ़ती है और वो जानकारी जीन एज ए स्विच टाइम टू टाइम रिलीज करती है। एक स्विच का नाम है सर्टविन, सर्टविन जीन्स, साइलेंट इंफॉर्मेशन रेगुलेटर। इसमें 7 जीन होती हैं और बहुत लंबे रिसर्च के बाद दुनिया में जिस रिसर्च में सबसे ज्यादा टाइम लगता है वो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, जेनेटिक्स है, इसमें सबसे ज्यादा रिसर्च टाइम लगता है। तो वो 1984 से रिसर्च शुरू हुई थी, 2013 में ब्रेक थ्रू मिला। डॉक्टर डेविड सिंक्लेयर ने ये रिसर्च पब्लिश की थी। उन्होंने पता लगाया 7 ऐसे स्विच हैं, सर्टविन जीन्स उसको हम कहते हैं, जो आपको जवान रखने का काम करता है हर तरह से। डीएनए की माध्यम से, क्रोमोसोम को प्रोटेक्ट करने के माध्यम से, मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने के तरीके से, स्ट्रेस को कम करने के तरीके से, इन्फ्लेमेशन को कम करने के तरीके से, एजिंग को कंट्रोल करता है। लेकिन इसमें छोटा सा प्रॉब्लम है। इंसान ऊपर वाले ने जब इंसान की बॉडी बनाई ना, इसको इस तरह से डिजाइन किया कि ये अपने आप नहीं चल सकता, ये डिपेंडेंट है। किसके ऊपर? नेचर के ऊपर, आसपास के लोगों के ऊपर, खाने के ऊपर। यानी एक अच्छा शरीर, एक बहुत अच्छा बॉडी इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, डिपेंडेंट ऑन सनलाइट, डिपेंडेंट ऑन नेचुरल एयर, डिपेंडेंट ऑन अर्थ, डिपेंडेंट ऑन सोशल कनेक्टिविटी, डिपेंडेंट ऑन डाइट। इसी तरह का एक डाइट का नाम है या फिर न्यूट्रिशन का नाम है एनएडी प्लस। ये हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा मिलते हैं आफ्टर वाटर, लेकिन उम्र के साथ इसकी मात्रा कम हो जाती है। जैसे ही एनएडी कम हो जाएगी, धीरे धीरे सर्टुइन की जो स्विच है बंद हो जाएगी। एक स्टडी में हमने देखा 34 की उम्र में एनएडी की मात्रा बहुत कम हो जाती है, यानी धीरे धीरे आपका सर्टुइन का जो स्विच है वो बंद हो जाता है, जवानी का स्विच बंद हो गया। इसका मतलब क्या है? 34 से बुढ़ापा शुरू होगा इंटरनली, आपके बॉडी के अंदर में ये सारे बदलाव आएंगे, और अंदर से बदलाव आएंगे तो 1 2 3 4 साल में बाहर से दिखेगा। तो सर्टुइन जीन्स को अगर दोबारा से ऑन करना है, आपको बॉडी में एनएडी की मात्रा को बढ़ाना होगा। और एनएडी आपको कहां से मिलेगा? चलो, कहां से मिलने से पहले आपको एक और स्टडी दिखाता हूं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, 30 से 70 के बीच में बॉडी का एनएडी 65% कम हो जाती है। 30 साल के बाद सर्टुइन की फंक्शंस भी कम हो जाती हैं। ये ग्राफ है, ग्राफ में दो चीजें हैं, एक ब्लैक है जो उम्र के साथ कम होती है, एक रेड है जो उम्र के साथ बढ़ती है। जो ब्लैक चीज है वो आपका दोस्त है, जो रेड वाला है वो आपका दुश्मन है। जो ब्लैक वाला चीज है वो एनएडी की मात्रा है, जो रेड वाला चीज है CD338 है। CD338 एक तरह का प्रोटीन है। CD38 एक तरह का प्रोटीन है जो बॉडी में बायोमार्कर की तरह काम करता है। बायोमार्कर का मतलब, जैसे आपका किडनी कितना अच्छा काम कर, आप कैसे पता लगाओगे? आपकी बॉडी में यूरिक एसिड की मात्रा कितना बढ़ गया है, क्रिएटिनिन की मात्रा कितना बढ़ गया है, इससे पता चलेगा। सो CD38 बॉडी के बहुत सारे फंक्शन का पता चलाता है। CD38 डायरेक्टली इनडायरेक्टली सेलुलर एनर्जी और एजिंग का मार्कर है। जैसे जैसे CD38 बढ़ा, सेलुलर एनर्जी कम होता जाएगा, एंटी एजिंग कम होता जाएगा, एजिंग बढ़ता जाएगा। तो बॉडी के सेल फंक्शन, सेल का हेल्थ कैसा है, आपका जवानी है या बुढ़ापा है, उसके बारे में पता चलता है। जैसे CD38 बढ़ेगा,
ये एक तरह से कैंसर का इंडिकेशन भी है, ये बढ़ा मतलब कैंसर हुआ। तो जैसे एनएडी की मात्रा कम हुई, बॉडी में गड़बड़ शुरू हो गई। और ये 3 फेजेस में आएगा। पहला वेव आएगा 30 से 40 साल के बीच में, ये स्टार्टिंग है। सेकेंड वेव आएगा 50 के बाद। तीसरा आएगा 70 के बाद। आप ऑलमोस्ट देखो 40 के बाद CD38 तेजी से बढ़ने लगता है, और 40 के बाद एनएडी की मात्रा बहुत कम हो चुकी होती है ऑलरेडी। सो 40 to 60 का जो एज है, ये बहुत डेंजरस है आज के टाइम में, जहां पे सारे प्रॉब्लम शुरू हो गई। अब इन सारी चीजों को मैनेज करने के लिए हमारा डाइट सही होना होगा, फिजिकल एक्टिविटी सही होना पड़ेगा, स्लीप साइकिल सही होना पड़ेगा, स्ट्रेस कम होना पड़ेगा। आपको अपने सर्केडियन रिदम को सही रखना है, बीच बीच में फास्टिंग करें, और एनएडी बूस्टर्स लेते रहें, एंटी जिंक प्रोडक्ट्स लेते रहें। और एस्ट्रोनिया 1 आपके लिए पेश करते हैं हार्बो न्यूट्रीजेनिक्स का यंग फ्यूल, जो सिर्फ एनएमएन नहीं है, बल्कि इसमें हमने बहुत सारे पेटेंटेड इंग्रेडिएंट्स और भी डाले हैं। एनएमएन, एनएडी, ट्राइमिथाइल ग्लाइसिन, कैल्शियम अल्फा कीटो ग्लूटारेट, जो एंटी एजिंग का काम करेगा, एनएडी बूस्टर का काम करेगा, सर्टुइंस को एक्टिवेट करेगा और एपिजेनेटिक कंट्रोल करेगा। ट्रांस रेस्वेरेट्रल ग्लूटाथियोन कोएंजाइम क्यूटिन ग्रीन टी सेलेनियम एंटी एजिंग का, एंटीऑक्सीडेंट का काम करेगा। सेलुलर और ब्रेन हेल्थ के लिए हमने सारे इंग्रेडिएंट्स डाले हैं। एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट्स डाले हैं। लॉन्जिविटी और इम्यून सिस्टम के लिए भी हमने इसमें इंग्रेडिएंट्स डाले हैं। ये सारे क्लिनिकल स्टडीज हैं, सैकड़ों पब्लिकेशन स्टडीज आपको मिलेंगे, दिस इज क्लिनिकली प्रूवन। और जितने डिस्ट्रीब्यूटर्स एस्ट्रोनिया 1 के सारे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, आप भी इसका एक जीता जागता टेस्टिमनी है। 30 साल के बाद से लेना शुरू करें, सुबह उठ के 2 कैप्सूल लें, लगातार एक साल तक लेते रहें, आपको बहुत सारे चेंजेस मिलेंगे। हार्बो न्यूट्रीजेनिक्स के साथ और भी कुछ कस्टमाइज प्रोडक्ट को हम आपके लिए पेश करते हैं, जो हेल्थ सॉल्यूशंस हो सकते हैं। ब्रेन वार, स्ट्रेस के लिए, कॉग्निटिव फंक्शन के लिए, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने के लिए, मेमोरी के लिए, लर्निंग के लिए, नर्व हेल्थ के लिए, मूड रेगुलेशन के लिए, गट हेल्थ के लिए, जॉइंट्स के लिए ऑर्थो 1, लिवर के लिए लिवर 1। सो इस तरह से हमने आपके लिए बेहतरीन प्रोडक्ट्स बनाए हैं, और इस कॉम्बिनेशन में आप ले सकते हैं। डेली न्यूट्रिशन, अलग अलग कैटेगरीज के लिए, एंटी एजिंग सपोर्ट, हेल्दी सेलुलर फंक्शन, न्यूरोलॉजिकल वेलनेस, ऑर्थो केयर, लिवर एंड डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए, कार्डियक वेलनेस के लिए, डायबिटीज के लिए, ये सारे टेस्टिमनीज हैं। लाखों लोगों ने हमारा प्रोडक्ट यूज किया, और उनके पास बहुत सारे अच्छे से टेस्टिमनीज हैं। आप उन टेस्टिमनीज को अगर सुनते हैं, आप इंस्पायर होगे। और ऐसे बहुत सारे नीडी लोग हैं हमारे सोसाइटी में, जिन तक आप ये प्रोडक्ट्स पहुंचा सकते हैं। ऐसे टेस्टिमनीज हैं जो लाइफ चेंजिंग भी हुआ है बहुत सारे लोगों के लिए। Hi बहुत सारे everyone, my name डिजीजेस के is लिए हमारे पास Chandra. शानदार I'm टेस्ट। working रिलेट as an करता है। सो 5-in-1 सिनर्जी के साथ हार्बो न्यूट्रीजेनिक्स आज के टाइम में एडवांस कॉन्सेप्ट बेस्ड साइंटिफिक फ्यूचर प्रोडक्ट है, जिससे आप मेटाबॉलिक डिजीज को रोक सकते हैं, प्रिवेंशन कर सकते हैं। 7+1 फॉर्मूला से आप हर एक स्टेज में लोगों को एक सोल्यूशन दे सकते हैं। हमारे प्रोडक्ट एविडेंस बेस्ड है, हमारे प्रोडक्ट के फीचर्स हैं, सारे टेक्नोलॉजीज हैं, evidence based patented ingredients, optimized nano टेक्नोलॉजी, लिपोसोमल डिलीवरी सिस्टम, क्लीन साइंटिफिक लेवल प्रैक्टिस। हमारे जो लैब है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च द्वारा प्रमाणित है। सो आपके पास बेहतरीन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, शानदार प्रोडक्ट्स हैं, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स हैं। एक नया प्रोडक्ट बहुत जल्द आपके सामने हम पेश करने वाले, प्रीमाइल ट्रेडमार्क एंड पेटेंटेड मॉलिक्यूल के साथ यंग फ्यूल फॉर स्किन केयर, अल्ट्रा रिवर्स अल्ट्रा फिलर है, एक सिंपलिज्म सिरम है, वाटसी का रेंज है, और भी स्किन केयर के बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट रेंज है। सो दिस इज ऑल अबाउट न्यूट्रिशन फॉर लॉन्जेविटी। और जो भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स है, जो भी पोटेंशियल हमारे पार्टनर्स है, जो इस कॉन्सेप्ट से अपना बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहते हैं, आप भी यहाँ पे एक शानदार तरीके से अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं।